हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये आवाज नहीं आ रही, राम राम हो रही है। हाँ, हाँ, जी, हाँ, आवाज नहीं हुई सर। आगे जा जी सर, आगे। ठीक है, आवाज है ना सबको, सबने ज्वाइन कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने देखो लास्ट क्लास में बिल ऑफ मटेरियल याद हो, उसका कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था? सर वो मैन्युफैक्चर कर दिया था, वो प्रोडक्ट बना के। वाउचर हमने लास्ट तक क्रिएट कर लिया था। अब उसके बाद क्या करना था कि हमने जो हमारे प्रोडक्ट थे, अगर हम चलते सीधा टैली पे, और ये हमारी कंपनी की लास्ट क्लास की, और उसके बाद आप देखोगे जो हमारा असाइनमेंट है। तो इसके बाद आप देखोगे हमने यहाँ तक हम अपनी जो प्रोसेसिंग थी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जिसके अंदर हमने क्या करा था, जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर था हम बना चुके हैं, बस हमें उसमें क्या करना है कि उसको प्रोडक्शन कैसे होगी। तो उसको हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं करा था क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस रहती है। तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपका बिल ऑफ मटेरियल, जो बेसिकली बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, जो आपकी ऐसी इंडस्ट्रियल होती है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है या फैक्ट्री, जो भी आपका यूज करो, उसके लिए आप इस टैली के अंदर उनका स्टॉक मेंटेन करने के लिए आप ये डाटा मेंटेन कर सकते हो। हाँ जी मोहम्मद बिलाल, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो बिल्कुल मैंने यहाँ से सब चीज ओके कर दी है। एक बार आप देखो आपके माइक में या कुछ वैसे कोई इश्यूज होगा, एक बार उसमें चेक कर लो। ठीक है, हाँ जी, बाकी लोगों को सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, यस सर। एक बार चेक कर लो बिलाल। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते देखो जो टैली पे हमने अभी तक काम किया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो आपका स्टॉक समरी थी, वो देखो बेसिकली जो हमने स्टॉक परचेज किया था यहाँ पे, वो सारा स्टॉक हमें शो कर रहा है। बट हमने कहा जी सारा स्टॉक अब हम क्या करना है कि इसकी हम क्या करें, असेंबलिंग करके जो हमारे दो पीसेस हम रेडी कर रहे हैं, जो i3 i5 है। तो थोड़ा सा मैं एक रीकैप कर देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में क्या करा था। हमने सबसे पहले कंपनी क्रिएट करी, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा था, जीएसटी का सेटअप लगाया। सेटअप के बाद हमने सारा स्टॉक परचेज किया था किससे भी, राधेलाल इलेक्ट्रॉनिक से, जो आपका जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट, मैचेस, ये सारी डिटेल, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, लोकेशन, पूरी डिटेल के साथ हमने जो डीएपी करूंगा तो यहाँ पे परचेज रजिस्टर आ जाएगा मंथ का, अप्रैल का, ये हमने परचेज कर ली थी। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी, आपकी बैलेंस शीट जो इनपुट आ गया था आपका, प्लस आपका जीएसटी की रिपोर्ट। ठीक है, जीएसटी की रिपोर्ट्स कहाँ है जी, आपकी डिस्प्ले और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आपकी जीएसटी की और जीएसटी आर्ट 2। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट रिफ्लेक्ट कर रही थी, और प्लस हमने उसके बाद स्टॉक समरी में अपना स्टॉक देखा था, और लास्ट में क्रिएट में जाके हमने क्रिएट किया था। बट अभी हम ऑल्टर में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बन चुका हमारा कौन सा वाउचर जी, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये वाउचर हमने क्रिएट करा था, इसमें हमें तीन चीज याद रखनी थी। एक तो नेम, यहाँ पे क्या आपका अंडर किस में जाएगा, एब्रिविएशन में जो आपका स्टॉक जनरल आपका है, और एक लास्ट यूज है मैन्युफैक्चरिंग जनरल, आपको ये यस करना था। बस इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है स्किप करके बाहर। और ये वाउचर कैसे ओपन किया था हमने लास्ट क्लास में? हाँ जी, कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 कह रहे हैं जी। और बताइए, गलत है ये शॉर्टकट की। ऑल्ट F7 सर। ऑल्ट F7 जाके वाउचर्स पर आप जाओगे, यहाँ पे ऑल्ट F7 करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टॉक जनरल, क्योंकि हमने उसको किस में रखा था जब मैन्युफैक्चरिंग बना रहे थे, स्टॉक जनरल। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा था कि उसी की शॉर्टकट आप बताओगे तो आपसे दोनों वाउचर पूछेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे जाना है तो देखो इस टाइप का आपको शो करेगा। अब आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग हमें कैसे करनी है, तो मैं बस यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा, कंप्यूटर i3, देन एंटर करोगे तो डिस्क्रिप्शन कुछ आपको बतानी है तो बताओ, वरना एंटर करो। तो हमने उसमें क्या सेट किया था,
नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन i3 का क्या आपका बिल ऑफ मटेरियल याद हो आपको? याद है नहीं? अगर याद नहीं है तो देखो मैं आपको यही शॉर्टकट तरीके से दिखाता हूँ कि आप इस पे आओ, कंट्रोल एंटर करो और इस ऑप्शन को ये ऑलरेडी नो हो जाता है। जैसे आप एक बार बता दोगे उसका भी ऑटोमेटिक उसको डाटा को सेव करने के लिए नो होता है। क्या आप सोचो कि मैं बार बार इसको यस करके नो हो जा रहा है ऑटोमेटिक? ये नो इसलिए होता है कि जो आपने फीड किया आप जैसे यस करोगे उस चीज को ये सेव करके रखेगा, इसलिए ऑटोमेटिक नो होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि मैंने इसको यस किया था, इसमें डाटा बताया, बट ये नो क्यों हो गया? नो इसी रीजन से होता है कि आपका डाटा वो सेव कर दे जो आपने इसमें पुट किया है। ठीक है, तो ये डाटा था जो हमने बनाया था बिल ऑफ मटेरियल। आपको याद नहीं हो तो इसके अंदर बता दे कि ऑप्शन आपको हाईलाइट कैसे है। एक्चुअल से ये वाला फंक्शन आपका यहाँ देखोगे कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल फॉर इन स्टॉक आइटम। आप इसको यस करोगे तो ये ऑप्शन आएगा और ये हमेशा आपके फिनिश गुड्स में करना है, क्योंकि ये स्टॉक आपका हर जगह शो कर रहा होगा आपको कि आपने बोला जी आपका अगर कीबोर्ड है, माउस है, सब में दिखाएगा, तो उनमें नो ही रखना। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज, बिल ऑफ मटेरियल जो हमने सेट किया। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये चीजें ऑटोमेटिक फिल हो गई। देख रहे हैं यहाँ पे जो इसके अंदर कंज्यूम हो। तो आपको याद हो कि जब हम इसमें बिल ऑफ मटेरियल फिक्स कर रहे थे तो हमने उसमें कितनी यूनिट ली थी? एक ली थी ना। अब एक इसलिए ली थी, अगर हम एक बताते तो यहाँ पे बस खाली उनके नेम आएंगे। अगर हम वहाँ पे 2 बता देते तो ऑलरेडी ले लेता, बट हमारी कोई प्रोडक्शन अभी देखो हमने क्वांटिटी में कुछ लिखा है कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं नहीं, और यहाँ पे भी बिल्कुल 0 रहने चाहिए। जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा हमेशा ये लेफ्ट साइड पे रॉ मटेरियल दिखा रहा है। हाँ जी, ये लेफ्ट साइड पे रॉ मटेरियल जो हमने डिफाइन कर रखा है कि इसके लिए कौन सा कंज्यूम होना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो गोडाउन आया, तो गोडाउन हमें पता है कि जहाँ हमारी प्रोडक्शन फ्लोर है रमेश नगर है, क्योंकि देखो हमारी स्टोरेज कहाँ की है, सारा स्टॉक वहीं रखा हुआ है और वहीं से वो आपका बनेगा भी। तो हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पे भी कहाँ, रमेश नगर में। कितनी क्वांटिटी, तो आपका क्वेश्चन देखो आपको बोल रहा है हमें जो बनाने हैं 25 पीसेस बनाने किसके, i3 एंड i5। जैसे इसमें मेंशन नहीं है बट आप लिख लो, जो आप क्रिएट करोगे कितने पीसेस आप क्रिएट करोगे, 25 पीसेस 25 पीसेस। ठीक है, तो हमने कहा जी इसको 25 बना दो, हम यहाँ 25 लिखेंगे। ऑटोमेटिक देखो क्या होगा, वो कैलकुलेट के हिसाब से आपका जो रॉ मटेरियल है ऑटोमेटिक यहाँ से कंज्यूम। अब आप बोलोगे ना कंज्यूम कैसे पता चलेगा, तो अभी मैं पहले इसको हम सेव कर इसका दिखाता हूँ। आपका जो स्टॉक समरी होगी वो आपकी स्टॉक जो आपका क्या होगा जी, रॉ मटेरियल सारा लेस होके आपके पास जो अब फिनिश गुड्स में कंप्यूटर i3 25 पीसेस मेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली शीट तो हमने देख ली, बट आप देखोगे राइट साइड में आपको कुछ चीजें दिखा रहा है, जिसमें इसको सेव करके आऊँ। ये सबसे पहले पूछा आपसे को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप। अगर इनके हमारा क्या होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं इधर आता हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है किस टाइप की, जैसे कोई मेटल्स हम मेल्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको हम बना रहे हैं, जैसे स्टील का काम हो, लोहे का काम हो, तो हमारे पास स्क्रैप बचेगा। या मान लो इनकेस कोई जो हम प्रोडक्शन यूज करते हैं उसमें कोई आपका रॉ मटेरियल से क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपका कोई प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बन के आ जा रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ दिखा सकते हो उसका को प्रोडक्ट है वो। या मान लो कोई ऐसी प्रोसेस यूज करोगे जिसमें वो प्रोडक्शन होती है उसका कोई प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बनता है, तो चीज हमें यहाँ आके खुद बतानी पड़ेगी, प्री डिफाइन नहीं आता वो, क्योंकि हमें प्रोडक्शन होने के बाद पता चलेगा कि इसमें से कितना स्क्रैप निकला, ये कितने का आपका क्या चीज है यहाँ पे, कि आपका कोई बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट सर? हाँ जी, कितना टाइम होगा क्लास स्टार्ट हुए? बस 5 से 10 मिनट होंगे ज्यादा से ज्यादा सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई को प्रोडक्ट हो या कोई बाय प्रोडक्ट हो तो आप यहाँ बता सकते हो। वरना क्या रहेगा कि आपका अगर कुछ नहीं है, जैसे इस प्रोसेस में कुछ को प्रोडक्ट कुछ स्क्रैप नहीं निकलना है, तो आप इसको एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद अब आपने बोला ये एडिशनल कॉस्ट क्या है। एडिशनल कॉस्ट होती है कि जैसे मान लो आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा था तो उस पर जो भी फ्रेट या लेबर चार्जेस लग रही है, या मान लो ये असेंबलिंग जब आप कर रहे थे सिस्टम, तो उसमें क्या है, आपके पास जो आपके एम्प्लॉई है उनको असेंबल करना नहीं आता था, आपने बाहर से कोई प्रोफेशनल हायर करा और उसके बाद आपने उसको क्या करा, एक फीस पे कर दी 10,000 रुपए की, क्योंकि उसने हमें बताया ये कैसे कैसे असेंबल करना है, उसका हमने फीस दी। तो हम चाहते हैं जो हमारी अभी कॉस्टिंग आ रही है, अगर आप अभी कॉस्टिंग देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो टोटल कॉस्टिंग है इसकी 1,04,125 रुपए की पड़ रही है हमारी 25 पीसेस। बट आप जब यहाँ प्राइमरी चेक करोगे तो आप देखोगे कितने का पड़ रहा है आपको,
4165 का हमें एक सिस्टम पड़ रहा है। आपने कहा जी मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनल को हायर करा था, मान लो कोई जो एज ए एम्प्लॉय कोई आया होगा एज ए प्रोफेशनली आप फीस दे रहे थे, तो आपने कहा मैंने 10,000 दिए उसे, क्योंकि उसने मेरे को बताया कि ये वाले सिस्टम में इस टाइप का सैंपल करना है, तो मैंने उसको 10,000 पे करे, तो मैं चाहता हूँ 10,000 की कॉस्टिंग मेरे प्रोडक्ट में एंटर। वरना क्या होगा, आप टैली के अंदर एक पेमेंट की एंट्री दिखा दोगे, आपने कहा जी चलो, या मान लो कोई उसका बिल अगर वो बना के देते तो आप बिल रिकॉर्ड करके फिर पेमेंट दिखा दोगे, बट आपने कहा अगर डायरेक्ट पेमेंट हो रही है और चाहते हो कि वो आपका एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से हेड शो ना करे, आपकी जो प्राइस है देख रही है इसमें ऐड ऑन कर दे, तो आप यहाँ आके क्या करोगे, ऑल्ट सी करोगे, और यहाँ पे जो भी आपका एक्सपेंस है, जैसे मान लो कोई लेबर चार्ज है, तो लेबर चार्जेस किसमें रखोगे, डायरेक्ट रखोगे, और जीएसटी की डिटेल आपको क्या करनी है, नॉट एप्लीकेबल वाली जीएसटी नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल। अगर जीएसटी हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ टैली सिखा रहा हूँ, मान लो इस इंस्टीट्यूट में, अब मान लो बाहर जाके कोई कंपनी मेरे को हायर करे, बोले आप मेरे को आके 2 दिन की ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, अब मैं 2 दिन की ट्रेनिंग देने गया उधर, तो अब उसके क्या है, जो मेरे को ऐसे क्या करेंगे, मैं उन पे जीएसटी लगा के थोड़ा ले सकता हूँ उनसे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल सर्विस देने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वो लेबर चार्जेस में नॉर्मल मीलों में एप्लीकेबल होता है ना, नीचे वाले में जीएसटी, इसमें तो जीएसटी होता है ना वैसे, जब आपके इनवॉइस में एडिशनल कॉस्ट आती है। हाँ सर वही कह रहा हूँ, ठीक है इसमें आपको इसको जीएसटी बनाना है, मैंने एडिशनल चार्जेस वाले में आपको दिखा रखा है, आपको इसको यस करके बहुत कर देना। बट अभी क्या कर रहे हैं आप, मान लो कोई ऐसा पर्सन, जैसा मैं ही गया किसी और कंपनी में 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आया, अब मैं तुम्हें जीएसटी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको सेपरेट एक सर्विस देने गया हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अगर क्या होता है, जैसे आईप्लैब क्या करता हूँ, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आईप्लैब के पास जीएसटी नंबर होता है, तब आपका ऐसा केस बनता है, ठीक है। ठीक है सर, तो अभी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जब जीएसटी कहीं आपको दिख नहीं रहा तो आपको दोनों में नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव करने के बाद अगर कोई परसेंटेज है, जैसे उसने बोला कि जितने पीसी बनेंगे उस पे 10% लूंगा मैं, तो यहाँ परसेंटेज बतानी है आपको इधर। अगर आपने बोला जी नहीं मैंने उसको फिक्स 10,000, जैसे इसमें 10,412.50 हो रहा है, बट आपने बोला नहीं जी मैं सीधा इसको 10,000 दे रहा हूँ, यहाँ देखो 10,000 आप लिखोगे, यहाँ वैल्यू सीधा, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की बढ़ गई, यस सर, है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, और क्या हुआ, ये एक्सपेंस आपको कहीं और शो नहीं करेगा, जैसे मैं उसको सेव कर दे रहा हूँ अभी, बट ये एक्सपेंस हटाना है क्योंकि एक्सपेंस अभी नहीं लग रहा है, जैसे मैं उसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको ऑल्ट जी करके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ, ऑल्ट F1, तब देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको शो तो करेगा क्या चीज, लेबर चार्ज, बस इसमें एक्सपेंस दिखा रहा है 10,000 का, नो सर, क्योंकि उसने क्या करा, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी, आपको अलग से एक्सपेंस नहीं शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ तक ये कोई डाउट, नो सर, फिर मैंने इसको स्किप करा, पेज अप करके मेरे इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं थे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर इनकेस होगा तो आप यहाँ लगा सकते हो, तो मैंने इसको कहा एंड ऑफ लिस्ट और सेव कर दिया। अब ये करने के बाद एक चीज और दिखाऊंगा आपको, ऑल्ट जी करके स्टॉक समरी, स्टॉक समरी आप देखो 2 ग्रुप आ गए, फिनिश एंड आपका रॉ मटेरियल, और ऑल्ट F1 करना, तो आपको कुछ चीजें दिखी इधर कि आपका जो रॉ मटेरियल था अब कम हो गया, सर, और यहाँ पे आप देखोगे फिनिश गुड्स कंप्यूटर i3, यहाँ पे क्रेडिट मिल गया 25 पीसेस, वहाँ तो उसका रेट 4,500 कुछ आ रहा था ना, यहाँ 165 आ गया ना उसका, वो इसलिए था जो मैंने लेबर चार्जेस का एक्सपेंस था वो देखो यहाँ से हटाया नहीं मैंने, हाँ जी सिद्धांत जी, यहाँ जो लेबर चार्जेस थे मैंने हटा दिए हैं, वो लगा हुआ था तब दिखा रहा था 4,500, ठीक है, क्लियर, यस, ठीक है। तो मैंने वो कहते आपका जो आपका एक्सपेंस है वो हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेंस नहीं लग रहा है, ये आपको समझाने के लिए था, इन फ्यूचर जैसे अगर कोई आता है ऐसा केस तो आप यहाँ एक्सपेंस लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है जी कंपनीज में, तो कहते हैं कि मेरी कोई एडिशनल कॉस्ट पड़ी तो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ाऊंगा, ना कि अलग से मैं अपनी जेब से दूंगा या अपना P&L में दिखाऊंगा, उस केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब आपके पीसेस बन गए, अगर आपको नहीं होता जबकि आप कैबिनेट पे एंटर करना तो आपको दिखाएगा 50 से 25 क्या हुए आपके मैन्युफैक्चरिंग वाउचर से आउटवर्ड हो गए, कहने का मीन्स क्या, वो आपकी यूज हो गए किसमें, कंप्यूटर i3 बन,
फिर सेम एज इट इज हमने क्या करना है यहाँ पे कंप्यूटर I5 मैंने एंटर करके यहाँ पे गो डाउन तो रमेश नगर की प्रोडक्शन फ्लो मेरी वही है 25 इसके बनाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा और सेम प्राइस रहेगा क्योंकि हमने सेम प्रोडक्ट ही अभी यूज कर बाकी वरना आगे कुछ कॉन्फ़िगर चेंजेस हो सकते हैं जी। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब जैसे आप बाहर आओगे तो आप देखना यहाँ पे स्टॉक समरी तो अब और कम स्टॉक हो गया। अब आप बोल रहे हो इतना तो रॉ मटेरियल नहीं था मेरे पास, इससे ज्यादा था। याद हो आपको कि देखो 1 2 3 4 5 6 बट आपको मैं यहाँ दिखाऊं आपके स्टॉक में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 आपके रो आइटम थे बट यहाँ पे कितना हो गए जी आपके 6। तो अब आपसे बोला जाए वो खत्म हो गए उनकी भी मेरे को लिस्ट दो यहीं पे। तो मैंने आपको एक चीज ऑप्शन बताया था स्टॉक मेंटेन करते टाइम, कौन बताएगा मुझे आज? जल्दी से जल्दी क्लोजिंग बैलेंस वाला है एक्चुअल में जाके वो कर देंगे। हाँ और अभिलाष जी एक्चुअल करेंगे हम। और क्या करेंगे यहाँ देख लो ओपनिंग बैलेंस अगर किसी का आपने फिल किया अगर वो भी देखना चाहते हो तो यस कर दो। फिर आपने कहा इनवर्ट कितने में थे और आउटवर्ड कितने में थे अगर ये देखना चाहते हो तो, वरना आपको क्या करना होगा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ आपको शो करेगा शो स्टॉक आइटम में 0 क्वांटिटी और बैलेंस। कहने का मीन क्या, वो आइटम जिनका स्टॉक पूरा नील हो चुका है मतलब सारा यूज में हो चुका है उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बढ़ा है बट वो हमें शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें ये कॉन्फ़िगर यस करना है। ठीक है। देन अगर कोई गोडाउन की डिटेल है तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपसे यहाँ पूछेगा कि सबसे पहले यहाँ आपको दिखाएगा कि 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन ये डिटेल्स आपकी इसको कंडेंस करके सॉरी डिटेल करके इसको यस कर दें और कंट्रोल क्या गया जी। ठीक है जी, मतलब आपकी क्या है टैली बंद इसलिए कर दिया क्योंकि हमने रिपोर्टिंग के कुछ इतने ज्यादा ऑप्शन ले लिए कि इसकी जो विड्थ थी आपकी वो थोड़ी सी स्मॉल पड़ रही है आपका टैली के सॉफ्टवेयर में। तो हम दोबारा इसको हम ओपन करके फिर देख लेते हैं। MS कंप्यूटर सॉल्यूशन स्टॉक समरी और F1 F12। अब हम क्या कहते हैं ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो हमें पता है तो हम इसको यस करके फिर हम आते हैं सीधा 0 वैल्यू वाली आपकी और इसको यस करके डिटेल इसको यस करके और कंट्रोल। तो अब देखो इसमें क्या था आपका ना इसका जो पेज था कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा था क्यों, क्योंकि इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक भी निकाले थे बट ओपनिंग स्टॉक ब्लैंक था तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। हमने क्या करा जी अब इसके अंदर देखा फिनिश्ड गुड्स कैसे कैसे क्रिएट हुए कितने इन्वर्ट हुए और क्या आउटवर्ड नहीं हुए तो यहाँ देखो ब्लैंक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं दिखा रहा है। फिर आप देखो यहाँ रॉ मटेरियल तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा रहा है जी कितने कितने पीसेस थे आगे जाके नील हो गए। इनका जो क्लोजिंग है बिल्कुल नील जो कि पहले नहीं शो कर रहा था बट आपको शो कर रहा है किससे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यस और नो करी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि जो हमारी प्रोडक्शन कैसे हुई कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है हमें वो कैलकुलेट कैसे करना है हमें देखना कैसे है सारी चीज। यस सर क्लियर है? यहाँ तक एक और रिपोर्ट और देखनी है आपको। ये तो हो गई चलो इस चीज की। फिर आपने कहा कि मेरे को कॉस्ट एस्टिमेशन देखना। आप कॉस्ट एस्टिमेशन कहाँ से पता चलेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो आपको क्या करना होगा डिस्प्ले में जाना होगा और जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी और यहाँ पे आप देखो कॉस्ट एस्टिमेशन क्योंकि स्टॉक क्वेरी आपको पता है किसके लिए होता है स्टॉक क्वेरी? हाँ जी भूल गए आप लोग किस लिए होता है स्टॉक क्वेरी? स्टॉक हम सारे स्टॉक के आइटम बताते हैं ना जितने हमारे स्टॉक है उसमें रेट की जन्म कुंडली निकाल लेना बोलो जन्म कुंडली लीजिए। आपसे बोला जाए कि आप क्या करो इस स्टॉक की सेल परचेज इस मंथ की जो जो सारी रिपोर्ट है वो सारी निकाल दो मेरे को। ठीक है जगलाल जी ठीक है कि आपको सारी डिटेल दो तो आपको आप क्या करोगे सेल में जाके वो सेल की उसकी कुंडली निकालोगे परचेज में जाके परचेज निकालोगे कितना अवेलेबल स्टॉक है स्टॉक कंपनी में जाके निकालोगे तो 3-4 रिपोर्ट्स आपको मतलब वहां से निकाल के फिर एक रिपोर्ट को जनरेट करोगे। तो बट आपको टैली कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक क्वेरी पे आओ जिस भी स्टॉक की पूरी जन्म कुंडली देखना प्रिंटर करो तो आपको शो करेगा कैसे कैसे हो क्या हो रहा है सेल परचेज अवेलेबल स्टॉक और सेम नेचर ऑफ स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक है
तो ये चीज याद रखना, आगे बहुत यूज आएगी। अगर इनकेस ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए शॉर्टकट दे दिए ऑल्ट एस, ठीक है। फिर मूवमेंट एनालाइज आपको पता है कि किस किस स्टॉक की ऐसे देखनी है आपको कि स्टॉक वाइज आपको हमेशा चेक करना है। ग्रुप हमने कैटेगरीज नहीं कर रखी तो हम स्टॉक वाइज करेंगे, तो इनवर्ट आउटवर्ट दिखाता रहेगा आपको कि किस किस अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट चल रही है। अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हो, डे वाइज, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है। फिर आ जाते हैं जिसको एग्जिंग एनालाइज, आपको पता है यहाँ कि जब आपका जो रॉ मटेरियल किस किस बेसिस पर आपका जाएगा, तो ऐसा करके आप यहाँ पे F6 से यहाँ पे शो कर सकते हो एजिंग अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पहले से बता रखा। बट हमारा मेन मोटिव भी क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन आप इधर आओगे तो यहाँ आपको पता चलेगा फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट एस्टिमेशन मत देखना क्योंकि वहाँ ब्लैंक आएगा। क्योंकि हमें क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होकर जो आपका फिनिश गुड्स बन रहा है, हमें उसका कॉस्ट एस्टिमेशन चेक करना है। तो हम फिनिश गुड्स में जाएंगे, तो जितने भी फिनिश गुड्स में आपने बिल ऑफ मटेरियल लगाया होगा, तब जाके कॉस्ट एस्टिमेशन यहाँ आपको हाईलाइट कर देगा। अगर इनकी नहीं लगाया होगा तो ना आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक उठाएगा और ना यहाँ शो करेगा, ठीक है। क्लियर जी पॉइंट? यस सर। अब आ जाते हैं जी, देखो हमारा सारा स्टॉक बन गया, क्या रॉ मटेरियल था, कैसे मेंटेन होगा, क्या फिनिश गुड्स है और फिनिश गुड्स कितना मेंटेन होना और कैसे कैसे उसको मेंटेन किया। अब बात आती है कि इसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसफर, कि मैंने कहा कि जैसे मान लो कि मेरा एक प्रोडक्शन फ्लोर है जैसे रमेश नगर का, उसके साथ में ही मान लो एक गली या बगल में ही मेरा मेन स्टोर है, क्योंकि मैंने वेयर हाउस बिल्कुल बगल में ले रखा है कि जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना हो और आगे जाके कोई चलान वलान ना क्रिएट करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को दोनों चीज मेंटेन करना है कि मेरे को मेन स्टोर में कितना सामान पड़ा है और गोडाउन में या प्रोडक्शन फ्लोर में। तो मैंने कहा सारा का सारा मेरा ही माल कहाँ है, जो फिनिश गुड्स बना हुआ है प्रोडक्शन फ्लोर पे। अब मेरे को उसको कहाँ करना है ट्रांसफर, आपके मेन स्टोर में। तो उसके लिए भी आपका कौन सा वाउचर यूज होगा, वाउचर में जाके ऑल्ट F7, मैन्युफैक्चरिंग की जगह आप क्या यूज करोगे, स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल में जब आप आओगे तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आपको दिखाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में यहाँ पे सोर्स ऑफ कंजप्शन, आप कहने का मीन्स क्या है कि सोर्स आपके पास वो मतलब सामान डाटा है, मान लो आपका आइटम है कहाँ पे अवेलेबल, तो आपको पता है किस गोडाउन में भी सारा सामान आपका जो कंप्यूटराइज्ड लाइफ में बने, रमेश नगर ना, तो कंप्यूटर आईसी सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है रमेश नगर, कितने 25 रेट खुद ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर दोनों एक ही में आप ट्रांसफर कर सकते हो, I5 रमेश नगर 25, देन एंटर करके यहाँ पे आप आओगे, ये स्टॉक आपको पता चलेगा कि आप डेस्टिनेशन कहने का मीन्स कहाँ भेज रहे हैं, तो मेन स्टोर में। अगर कोई और नाम की लोकेशन होती तो आप वो लिखते, तो आप यहाँ आओगे, कुछ नहीं लिखना, सेम एज इट इज वही कंप्यूटर I3, बस यहाँ लोकेशन की जगह क्या लिखोगे, मेन लोकेशन और 25। फिर कंप्यूटर I5 मेन लोकेशन 25, इसको जैसे आप सेव करोगे और आप आ जाने वाली ऑल्ट G करके स्टॉक समरी पे, तब आपको दिखाता हूँ जी ऑल्ट F1 F12 करते हैं, यहाँ देखिए डिटेल को इसको यस कर देते, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि गोडाउन आप कहाँ चलेंगे। तो आप देखो इसका रमेश नगर ब्लैंक है और कहाँ पे अभी है, मेन लोकेशन। और आप देखोगे अगला यहाँ पे कैबिनेट और ये आपका, तो यहाँ देखोगे क्या है जी, आपके ऊपर ब्लैंक थे बट हमने कहा जी ब्लैंक है, चलो ठीक है, बाकी आइटम क्या है जी इसमें कहाँ पड़े हुए, रमेश नगर में, ठीक है। तो इस टाइप का आप अपने स्टॉक का गोडाउन एट ए टाइम स्टॉक समरी पे ही चेक कर सकते हो। फिर आपने बोला जी तो ओके चलो ठीक है जी। अब अगली प्रोसेस देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी। जब हमने प्रोडक्शन बना लिया, ट्रांसफर कर दिया, उसका क्या कह रहा है कि 5/4 को आप दोबारा से क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल अबव सेम क्वांटिटी एंड सेम रेट। आपका राजेलाल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इज 1 मंथ का रहेगा। कहने का मीन्स क्या हम जब ये सारी प्रोसेस यूज हो गई तब क्या होगा, आपको ये भी तो देखना, आपकी जो फैक्ट्री में लेबर होगी अब वो खाली हो जाएगी। यस सर। तो आप क्या करोगे, लेबर के लिए और माल ला दोगे, वो जब तक असेंबल करेंगे जब तक आप इसकी सेल करोगे, ठीक है। तो मैंने कहा 5 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, 5 अप्रैल को दोबारा माल परचेज कर रहे हैं। तो अब आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि आप मान लो जो DAP करके ये वाला परचेज का बिल है, आप यही बिल चढ़ाने में आप मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जिसकी जिस हिसाब से बेसिस पे स्पीड होगी वो बना रहा है।
बट आपको अब 2 मिनट नहीं लगने इसको। क्या करना है जी, आपको इसको रखना है, आप यहाँ पे ओपन कर दो परचेज रजिस्टर में जाके या डी बुक से कर लो, जहां से भी आपको शॉर्टकट तरीका लगे। और क्या करना है आपको, शॉर्टकट लिख लो, उसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट क्यों बनाएंगे कि जो एंट्रीज अगर आपकी सेम एज इट इज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करने में हम अपना टाइम ज्यादा क्यों खर्च करें। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लिख लो डुप्लीकेट का Alt+2। बस इसमें ध्यान जरूर देना है, जब डुप्लीकेट बनाओगे तो आपको ध्यान क्या देना, उसका इनवॉइस नंबर, डेट और न्यू रेफरेंस का रेफरेंस अलग होना चाहिए, वरना क्या होता है कभी कभी एग्रीगेट दिखाता है ड्यू के टाइम। तो आप इसको क्या करोगे, कर्सर इसी पे रहना चाहिए, ये येलो करके जो मार्क कर रहा है आपको, Alt+2 प्रेस करोगे तो क्या कर रहा है, आप बोलोगे ये तो सर अभी सेम नहीं आ रहा, बट ये देखो क्या कह रही है यहाँ, क्या कह रही है, डुप्लीकेशन। और आप बोलोगे ये तो बनी है सर, मैं हमारा पिछला इनवॉइस भी बन था। मैंने कहा नहीं जी, जो भी आपका इनवॉइस होगा, अभी तो जैसे हमने मैनुअल नहीं रखा था, इसको क्या करा था, ऑटोमेटिक चलने दिया था, तो हम मान लेते 2 है ये हमारा, ठीक है। और ये वाला 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा, या वरना आप मैनुअल रखोगे तो दोनों में फिल कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे वाला पॉइंट? यस सर। यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि ऑटोमेटिक 2 अपने आप हो जाएगा यहाँ भी, बस हमें 2 यहाँ लिख देना है और हमें डेट अपनी डेट देखो F2 करके 5/4। 1 मिनट देना मेरे को। हेलो, ठीक है, आ जाओ आपसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 कर दोगे और एंटर करके, जब आप इसको एंटर करके सेव करना, बस एक चीज याद रखना, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंटर करके सेव करोगे रीड कर लेगा 5 तारीख में, वरना क्या होता है, कंट्रोल लेकर के सेव करते हो तो कभी बार इश्यूज क्या आता है, जब आप ड्यू देखते हो तो आपको ना बिल वाइज ड्यू नहीं दिखाता, आपको एग्रीगेट कर देता। तो आपको बस ये ध्यान रखने के लिए आपको ये सारी चीज चेंजेस, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस, और देख लो क्या दे रहा है 1, तो यहाँ 2 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे 30 डेज का आ ही रहा है, देन एंटर करके इसको सेव करने का। देखो अगला बिल हो गया, ऑटोमेटिक है, हाँ जी, और देख लो ऑटोमेटिक 2 हो गया, क्योंकि हमने इसको ऑटोमेटिक रखा था। अगर आप मैनुअल रखते हो तो दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, जो आपके पास परचेज का आएगा। अभी हम यही रख रहे हैं 1-2 जो हम एज्यूम कर रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ आपका परचेज का बिल देखो 2 मिनट नहीं लगे, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक तो इनवॉइस नंबर चेंज करना, उसकी डेट चेंज करना, और जब यहाँ पे आप सेव करोगे तो न्यू रेफरेंस में उसका इनवॉइस नंबर चेंज करना, वरना क्या होता है उसी में चढ़ गया तो आपका वो एग्रीगेट बिल दिखाएगा। मान लो ये 364 का बन रहा है तो 364 आपका 7 तकरीबन आपका समथिंग कुछ हो जाएगा, तो बोलेगा इतना पेबल है, बट आपको ये नहीं बताएगा कि ये इस डेट में देना है पहला बिल और सेकंड बिल इस डेट में देना है, ठीक है। यस सर। तो ये प्रोफाइल की डिटेल हमारी जी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम बाहर, परचेज तो हमारी हो गई। अब मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको देखोगे कि क्या बोल रहा है जी कि आपको रिपोर्ट देखनी है, तो रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं उससे पहले कि डिस्प्ले में जाके कॉस्ट एस्टिमेशन आपको कैसे चेक करना है, स्टॉक समरी का वेरिएशन आपको वो चेक कर लिया हमने। अब बात आई थी सेल, तो हम सेल करेंगे तो हमें देखो सेल में कुछ 2 कंडीशन रखी थी मैंने कि एक आपकी 2 कितनी करोगे, 2 तो इंटर और 3 इंटर के अकॉर्डिंग कुछ आपकी एडजस्टमेंट में कुछ रिफ्लेक्शन आएगी, मतलब आपकी क्या है फिगर्स आपकी अलग अलग मिलेगी, जिससे आपको और अच्छे तरीके से पता चलेगा कि जीएसटी अगर इन केस आपका आउटपुट इनपुट इस टाइप से वेरिएशन आते तो हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो हम जल्दी से चलते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, सेल में गए 5 तारीख को, मान लो सेल का अगर आप बनाना चाहते हो तो ऑल्ट जी करके जिसमें अपना रखना चाहते हो यहाँ पे, तो ऑल्टर मास्टर में वाउचर सेल और यहाँ के ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसको यस और यहाँ के मैंने कहा MS और सॉरी 101 डेट, यहाँ पे मैंने लिखा MS स्लैश एंटर करके 1 और यहाँ पे स्लैश 21 एंड 22 एंटर करके सेव करके दी। मेरा इनवॉइस नंबर आ गया। मैंने कहा जी किस पार्टी को सेल कर रहा था मैं, तो यहाँ पे कौन सी पार्टी है जी, सबसे पहले सेल करो राम एंड सन्स को, तो मैं यहाँ पे राम एंड कौन सा है जी, ये वाला, ठीक है। तो एंड सन्ड्री
डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, दिल्ली की पार्टी है, एड्रेस अभी नहीं दे रहा तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, वरना क्या होता है पूरी डिटेल बताओगे। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड जीएसटी की आपको दिक्कत नहीं रहेगी नंबर डालने की बार बारी। कंट्रोल है सेव। फिर यहाँ पे क्या है, इंट्रा सेल का बना हुआ है और यहाँ क्या सेल करना है, कंप्यूटर i3। मैंने क्या करना है आपको कि जो ये दोनों देख लो, इन दोनों की 5-5 पीस, आपकी जो 5-5 पीसेज है ईच स्टॉक आइटम। ठीक है, 5-5 पीस जो आपके रहेंगे, 5-5 पीस ईच स्टॉक आइटम के आप क्या करोगे, सेल करोगे। अगर जैसे कोई रामेन सेंस है तो 5 कंप्यूटर i3 के, 5 कंप्यूटर i5 के। ठीक है, इसको एंटर करोगे तो इसमें बच्चे ना एक गलती और करते हैं कि जो आप लोग को आपको ध्यान देनी है कि जैसे आप यहाँ आए, आप तो पूछोगे गोडाउन, तो गोडाउन आपको याद रखना है जहाँ वेयर हाउस में आपने रखवाया है या अपने मेन लोकेशन में रखवाया है, जहाँ से आप सेल करो उस गोडाउन में आपका सामान होना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं हम मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 25 पीस किसने दिखा रहा मेन में, बट मैंने रमेश नगर सेलेक्ट किया, 25 दिखाया तो क्या हो गया ये नेगेटिव। तो बच्चे क्या करते हैं उस समय इग्नोर करते हैं, बोलते हैं अरे वो पीस तो बने हुए हैं, इसको सेव कर दो। बट इससे क्या होता है, जिस स्टॉक मतलब जो वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है वहां पे हमेशा क्या होता है, वहां पे रखा रहेगा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में वहीं से माल जा रहा है। जब आपसे कंपनी में कोई ओनर या सीनियर आके आपसे कहता है कि मेरे को स्टॉक बताओ भी एट ए टाइम इस गोडाउन में कितना, आपने वही पुराना दिखा दिया, उसने तो बोला यार इतने पीसेस तो पड़े हुए हैं, तो मैं तो आराम से सेल के ऑर्डर ले सकता हूँ या सेल अपनी पार्टी से कलेक्ट करवा सकते हो कि कितने की सेल उनकी भिजवानी है। और जब वहां गोडाउन में गया या मेन लोकेशन में गया तो क्या पता चला उसे कि वहां तो सामान ही नहीं है। फिर वो आप पे क्या करेगा जी, क्या अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, कैसे मेंटेन, आपको पता ही नहीं चल रहा है कितना स्टॉक है, यही सब बोलेगा ना आपको, ये ज्यादा वो ज्यादा सुनाएगा आपको, है ना। हाँ ये तो है, सरासर बेइज्जती है जी। मगर आप लोगों को गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने ज्यादातर जैसे अकाउंट्स आते हैं मेंटेन होने, तो इन सब में यही गड़बड़ भी होती है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करनी है, जहाँ पे आपका स्टॉक है या अगर नहीं है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कराओ। अगर मान लो इनकेस बिल बनाना पड़ रहा है आप बना दो, बट उस गलती को आगे उसको ठीक करो। ठीक है, ये मेन यहाँ पे 5 पीसेस बोले थे मैंने, तो पीसेस देखो कितने के हैं, यहाँ 32 का इसको सेल कर रहे हैं। और जब इंटर करके यहाँ पे नहीं बताना, फिर आपको मेन इंटर करके फिर इधर आओगे, यहाँ बताना है कंप्यूटर i5, यहाँ पे गो डाउन मेन 5 पीसेस कितने के जी 43। फिर एंटर करके फिर आप यहाँ आके टैक्स ऑल सी करके आउटपुट GST @9%। ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि एक बिल में आपको दिखा रहा था कि जो बच्चे लास्ट क्लास में गलतियां क्या करते हैं। देन एंटर करके फिर ऑल सी। हाँ जी सर, रॉ मटेरियल में जो परचेज में हम टैक्स लगाएंगे वही आगे सेल में टैक्स लगेगा ना? नहीं, ये रॉ मटेरियल के टाइम में आपको देखना होगा। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज करके लाए, सामने वाली पार्टी जिसमें सेल हुई और जो रेट उसकी चल रही है उसी को होगी। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड बनने के बाद जो प्रोडक्ट आपका क्या है, उस पर जो रेट आपकी गवर्नमेंट ने बता रखा वो चार्ज होगा। अच्छा, वैसे जीएसटी में आप यही करते ना, इसकी दिक्कत आ रही है कि HSN कोड चेंज कर दिया लोग। HSN कोड इसलिए मांग रहे हैं कि लोग कम इंटरेस्ट पे कम रेट पे खरीदते आगे महंगा। हाँ वही सारी चीजें, तो उन चीज को खत्म करने के लिए भी HSN आप वेरीफाई करवा के, और आपकी स्टॉक वाइज मांगते हो आप कि कितने HSN पे कितने का स्टॉक सेल हो रहा है, जिनसे उनको भी पता चल जाएगा ना कि हाँ ये आइटम इसके पास इतने का सेल हुआ, इतने से इतने पे परचेज हुआ, ये सारी चीजें। तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का चेंज हो सकता है ना? हाँ ये सब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में हो सकता है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूनिट है तो आप देख सकते हो, हाँ परचेज आप ये करके लाए हो, तो आपकी जब परचेज सामने वाले की सेल है, जब वो सेल चढ़ाएगा तो आपकी परचेज मैच हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है।
करंट करके यहाँ पे आओगे ईवे पे, तो ईवे मैंने कहा यहाँ से जनरेट नहीं किया तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। बाकी आगे वाली क्लास में हम देखेंगे इसको। यहाँ देखो ऑटोमेटिक अगर कोई ड्यू डेट बताना चाहता हो, जैसे आप लोग घर पे एजुकेशन मोड पे करोगे, वरना इसमें मैं एक चीज और करता था कि जो आपकी परचेज सेल कर रहा हूँ उसमें मैं रखता था 10 डेज का क्रेडिट पीरियड या 5 डेज का 5 डेज का क्रेडिट पीरियड। और उसके बाद हम क्या करते थे 5 डेज बाद हाफ पेमेंट रिसीव करते थे, हाफ उसके 5 डेज बाद। इससे क्या रहता है ना, क्योंकि बिजनेस में एक्चुअल ऐसा होता है कि आपकी जो सेल हुई उसकी कभी कभार ड्यू डेट पे हाफ ही पेमेंट मिली आपको, हाफ उसके बाद मिल रही है, 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, ऐसा चलता है। तो हम उसको क्रेडिट डेज को लेके चलते थे। बट आपके पास रहेगा एजुकेशन मोड, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ अभी कोई क्रेडिट डेज नहीं लेके चल रहा, क्योंकि आपकी वो डेट वहाँ पे मेंशन नहीं होगी। अगर किसी के पास लाइसेंस है तो हो सकता है। तो क्वेश्चन में देखो गिवन भी है, अगर आप करना चाहते हो इसको 10 की जगह 5 कर देंगे जी, ठीक है, 5 डेज। ये कहने का मीन्स क्या है, जैसे मान लो ये मैंने बिल बनाया आज कितने तारीख को 5 की मैंने यहाँ क्रेडिट डेज दे दिए, तो कितने 10 के बाद मेरे को 11 को रिसीव हो जाना चाहिए पैसा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने जो भी 5 डेज आपने बताया, तो 10 तारीख को आपको रिसीव हो जाना है ना। और इसको मैंने सेव कर दिया, ईमेल की पूछताछ को इग्नोर करना। फिर मैंने कहा अब मान लो ये 5 तारीख को बिल बनाया मैंने, अब अगला बिल क्या हुआ जी आपको, जैसे इसमें डेट मेंशन नहीं है, जैसे मैं डेट दे दूंगा आपको कि मान लो ये बना था पहला बिल, इसका लिख देते हैं यहीं पे साथ के साथ 5/4/2021 को बना, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड बिल जो आपका मान लो आपने बनाया कब जी, 10 को ही लिखते हैं इसे, ठीक है, जिससे थोड़ा सही रहेगा। फिर मैंने कहा जो अगले 3 बिल है, ये 3 बिल के लिए मैंने क्या करे जी, 1 पहला बिल बना जी इसका कब, आपका 14 को, और 15 कर देते जी, 15/4/2021। फिर सेकंड मैंने बोला जिसकी 20, ठीक है, और ये 22, ठीक है। तो अभी ये डेट हम लेके चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखें कौन सी डेट कौन सी है। तो आप देखोगे अब मान लो पहला बिल मेरा रिकॉर्ड हो गया, अब मैं कौन सी डेट में सेकंड बिल बन रहा है मेरा, मान लो सेकंड बिल है 10 तारीख, अब ये 10 तारीख है, और जो पहला बिल हमारा 5 का बना था उसकी पेमेंट कब रिसीव होनी है, 10 तारीख को। तो ये चीजें आपको कहाँ से देखनी पड़ेगी, आपको हर वीक ये ऐसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, काम तो करते हैं बिल रिकॉर्ड करना, बट वो ये भूल जाते हैं कि हमें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये चीज भी मेंटेन करना होता है टैली में। क्योंकि जितना अच्छा आप मेंटेन करोगे तभी तो कंपनी के पास क्या होगा, कैश का इनफ्लो आएगा, वरना क्या रहेगा, आप सेल परचेज क्रेडिट करे जा रहे हो, कोई बेनिफिट उसका मिल नहीं रहा है और कंपनी में पैसा आ नहीं रहा है, तो कंपनी कहाँ से आपकी ग्रोथ करेगी, कुछ होगा उसमें। और आप ऐसा अकाउंटेंट हो, बस आपसे आप बोला जाता है आप आओ सीधा सेल या परचेज चढ़ाओ, बात खत्म, आप बोलते हो मेरा काम खत्म जी, अब मैं नहीं जानता, तो आप फिर प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं कहलाओगे। क्योंकि जब तक आप एक कंपनी की सेल, परचेज, उसकी रिटर्न और प्लस उससे रिलेटेड जितनी पेमेंट रिसीव ये सब किस पार्टी से कितनी आनी है, या आज मान लो इस पार्टी से मंगवानी है, तो आप अपने खुद नहीं मंगवाते तो आप अपने ओनर को बोल सकते हो ना, या मान लो कोई सीनियर होगा कि हाँ इस पार्टी की आज पेमेंट की ड्यू डेट है, आप उससे मंगवा लो। क्योंकि हर कंपनी में जो अच्छी कंपनीज होती है वो यही मेंटेन फॉलो करती है, ठीक है। और जो अच्छी कंपनीज नहीं रहती फिर उसमें क्या इश्यूज आते हैं कि पार्टी जब पेमेंट नहीं दे रही, आप देखते हो अच्छा अगला बिल आ गया, इसकी पेमेंट आई नहीं आई, फिर चेक करने लगे। बट आप उससे पहले क्या करो, एक रिपोर्ट देख लो किस चीज की जी, जब आप प्रॉपर डाटा मेंटेन ही करो तो ऑल्ट जी करके यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन कह रहा है, तो ये बैलेंस शीट खोल दी बट यहाँ से शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, बाहर आओ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे वहां से शो नहीं कर रहा था, तो आप यहाँ आओगे और क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल और पेबल। तो देखो पेबल की कोई डेट नहीं आई मेरे पास, 1 मई 5 मई अभी नहीं है, अभी कौन सी डेट है, अप्रैल 6 अप्रैल नहीं, मतलब मान लो हम 10 तारीख को आ चुके हैं, तो 10 तारीख को पता चल रहा है कि इससे पेमेंट भी रिसीव करनी है ना।
हाँ जी यस तो मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मेरे को 10 तारीख को पेमेंट तो मिल गई है बट इससे हाफ पेमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है तो मैं क्या करूंगा टैली पे जब आऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले 10 तारीख को मान लो मेरा एक इनवॉइस और सेल हो रहा है किसको जी कोई भी पार्टी मान लेते और सी करके मैंने कहा दिनेश एंड सन से जी मैंने इंडिया करके सन्नी डेटर्स इंडिया का मतलब दिल्ली का ही है और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड बस को सेव करने का कंट्रोल ए देन इंट्रा और यहाँ पे आके कंप्यूटर i3 मेन लोकेशन 5 पीसेस देन एंटर करके यहाँ पे कंप्यूटर i5 पीसेस और देन एंटर करके इसको आउटपुट CGST। अब आपने बिल बनाना था ये तो बना दिया बट आपको ये याद रखना 10 तारीख को हम सॉरी चीज गड़बड़ करके आप लोगों ने आपको मेरे 5 डालना था किसमें अभी जो होता है 5 डालनी थी और एक चीज और नोटिस नहीं किया डेट में 5 तारीख को ही चढ़ा रहा था। ठीक है इन चीजों को भी ध्यान देना है आपको। नहीं तो 10 कर देना ना सर आप 10 कर देना मैंने मेरे को याद है जब सेव करते करते लोग बता रहे 5 तारीख या 10 तारीख हम करना ही चेंज करना भूल गए तो आप उसको बेजब करके ठीक करो और यहाँ पे हमें क्या करना था क्रेडिट पीरियड बताना था। जब इसको यस करेंगे यहाँ आके तो क्रेडिट पीरियड पूछेगा यहाँ 5 तो ये पता चल गया 15 को है और इसको मैंने सेव कर दिया बट मेरे को पता चला कि यहाँ पे 10 तारीख को किस पार्टी की राम एंड सन्स की पेमेंट रिसीव होनी है तो उस पार्टी को मैंने क्या करा जो भी आपकी कंपनी का तरीका है कि उसको फोन करा टेलीफोनिक बताया आपने मेल करा या कोई मैसेजेस ड्रॉप करा उसके अकॉर्डिंग आपने बताया उसने क्या करा दोपहर तक आपको पेमेंट करा दी। तब आप माने जाओगे एक अच्छे अकाउंटेंट कि आप पूरी चीजें क्या कर रहे हो मैनेज कर रहे हो अपनी अकाउंटिंग की। ये नहीं कि खाली सेल परचेज सेल परचेज आप देखो कहीं से भी देख के किसी से सीख के कर सकते हो बट ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता और आपको देखनी आनी चाहिए कि टैली पे क्या देखना है रिपोर्ट्स किस बेसिस प्रोग्राम में किस पार्टी से कितना मंगवाना है आप उसको मतलब इन्फॉर्म करो कि आपकी ड्यू डेट इज कंप्लीट समथिंग जो भी आपको मैसेज टाइप करना वो आप बताओगे उसके बाद उससे रिसीव हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपका ओनर भी खुश रहेगा कि आप टाइमली अपनी पार्टी से फॉलोअप करके उनकी पेमेंट मंगवा ले रहे हो और उनकी अपनी पार्टी की पेमेंट कर दे रहे हो जिससे क्या रहेगा आपका बिजनेस एक अच्छी पोजीशन और आगे जाके प्रॉपर तरीके से चलेगा जी। तो मेरे को पता चला 10 तारीख मेरी पार्टी से क्या है जी सेल हुई थी जिस पार्टी से उससे रिसीविंग आनी है तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया उसने दोपहर तक पेमेंट करा दी बैंक में जी। अब बैंक में ओनर के पास आ चुके होंगे आप उनसे वेरीफाई करवा लो जैसे आजकल होता ही है और वेरीफाई करने के लिए आप कॉल या ग्रुपिंग होती है उससे करो। फिर आपने कहा मैं रिसिप्ट में गया और क्या हुआ जी मेरे को उस पार्टी से हाफ पेमेंट मिली उसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं हाफ पेमेंट भी करा रहा हूँ हाफ पेमेंट 2 दिन बाद दूंगा। तो डेट हमें मेंशन नहीं करनी होती बस हमें उसको आप मान लो और क्या हुआ जी मेरे को उस पार्टी से हाफ पेमेंट मिली उसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं हाफ पेमेंट भी करा रहा हूँ हाफ पेमेंट 2 दिन बाद दूंगा। तो डेट हमें मेंशन नहीं करनी होती बस हमें उसको आप मान लो ऑफिस में रहते हो तो एक डायरी आपके पास जरूर होती है तब उस डायरी में एक अपने नोट्स के अकॉर्डिंग लिख लोगे कि 2 दिन बाद फिर एक रिमाइंडर देके उनसे पेमेंट मंगवा लेनी है। ठीक है अगर आप इस टाइप से काम करोगे तो कभी भी आपको कंपनी खुद नहीं छोड़ेगी। ठीक है अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते हो तो कंपनी आपको छोड़ेगी क्या निकाल भी सकती है। ठीक है तो रिसिप्ट में आप आए मैंने कहा जी किससे राम एंड सन्स तो उसके पास आया जी हाफ पेमेंट मिल रही है तो मैंने कहा इसकी हाफ में क्या करूँ जी 2 लाख फिर ऐसे करके 40 है 42 है तो उसमें पता चल गया आपको जी 21,000 फिर ऐसे करके आप निकाल रहे हो बट एक शॉर्टकट तरीका और सी करो अगर आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन जैसे ये तो नॉर्मल थी जो ऐसे निकाल ले रहे हो तो 42500 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ एंटर करके अगेंस्ट ऑटोमेटिक आपको पता है कि टैली में जो भी पेमेंट होती है जब आपके सेल बिल बनने के बाद या परचेज बिल बनने के बाद तो अगेंस्ट जाती है देन एंटर करके इसको सेव तो देखो उस बिल में से अपना लेस कर देगा आपको बता रहा है 10 है बट आप बोलोगे मेरे को ये कह रहा है 2 दिन बाद पेमेंट दूंगा या 5 दिन बाद पेमेंट दूंगा तो आप वो वाली डेट कहाँ लिखूं बच्चे इसके लिए कंफ्यूज होते हैं वो डेट कहीं लिखनी नहीं होती उसको आपको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना है कि इस पार्टी की हाफ पेमेंट अभी रिमेनिंग है और उसने मेरे को कब बोला है 5 डेज बाद आप वो मेंशन कर लो क्योंकि इतना चलता है जी हर बिजनेस में और ऐसा होता है एक्चुअल में। ठीक है फिर यहाँ आओगे बैंक से मिले तो ऑल सी करके बैंक नहीं है तो मैं बैंक क्रिएट कर ले रहा हूँ बैंक के अंदर और बैंक अकाउंट कंट्रोल है डिटेल नहीं फिल कर रहा और सेव।
सेव करने के बाद यहाँ पे चेक मिला है तो चेक, वरना अगर आप स्पेस करके फंड ट्रांसफर, बट मैंने कहा चेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो शो लेस, मैंने कहा जी सॉरी नो, और यहाँ पे चेक सिलेक्ट कर लिया जी, देन कंट्रोल ए करके सेव। निर्देशन आप लिखना चाहते हो कर देना, वरना मैं सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने का 10 को हो गया। अब अगला बिल देखो कब है, हाँ जी अगला बिल आपका 15 को, कहाँ की पार्टी, अब इंटर की रखनी है तो आपको खुद बनानी है, तो इसलिए आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको कोई भी इशू ना है जिस नंबर का। तो मैं सेल में गया, F2 करा 15 तारीख, क्योंकि सबसे पहले मेन डेट चेंज करो आप। यहाँ आके मैंने कही जी क्या किस पार्टी को ऑल्ट सी करा, मैंने किसको करी जी मोहित एंड सन्स को कर दिया जी, सॉरी स्पेस रह गया, फिर एंटर करके मैंने कहा जी किसको संदीप डेटर्स, एड्रेस आप डाल लेना, मैं खाली बस क्या कर रहा हूँ इसका स्टेट हरियाणा का है जी, ठीक है को हरियाणा, ठीक है। और यहाँ आके पैन कार्ड नहीं अनरजिस्टर्ड डीलर और सेव। मैंने कहा जी बाहर का होगी जी प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल गया आपको, ऑल्ट सी करके एंटर सेव। देन यहाँ पे आके आपने क्या करा जी किसमें सेल में, और कुछ नहीं करना, गुड्स करके सेव। सेव करने के बाद मैंने कहा कंप्यूटर i3 कितने जी 5 पीसेस, फिर मैंने कहा जी कितने जी, इसको सेव करके कंप्यूटर i5 5 पीसेस, फिर एंटर करके यहाँ पे ऑल्ट सी क्या बनाऊंगा जी आउटपुट GST @ 18%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड एंटीग्रेटेड 18%। अब ये तो बिल रेज हो गया, मैं कह ईओ बिल यहाँ से नहीं है, उसको 5 दिन का क्रेडिट पीरियड दीजिए जी। अब आपको याद हो कि मैंने 10 तारीख को बिल काटा था, याद है आपको, उसकी ड्यू डेट कब थी, ये चीज आपको कहाँ से, ये देखो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ का अकाउंटेंट बैठा हूँ एमएस का मान लो, तब मेरे को देखो ये चीजें याद है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को याद रहेगी। ये चीज आपको भी इतनी करनी पड़ेगी कि आप सोचो कि सारा ही टैली पे छोड़ दूं मैं, नहीं, थोड़ा सा तो आपको भी दिमाग लगाना है कि मेरे को पता, मैंने 10 को बिल काटा था, 5 को अब क्या है जी, उसके बाद उसकी पेमेंट आनी है, और प्लस जो मेरा 5 तारीख का इनवॉइस था उसकी हाफ पेमेंट पूरी क्लियर होनी है ना। हाँ जी, क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। तो क्या था, जब हमने बिल रिकॉर्ड करा तो उसकी ड्यू डेट 5 दिन डाली थी, तो मैंने 10 का बिल रिकॉर्ड किया था और 5 दिन 15 दिन हो गए जी, तो उससे पेमेंट लूंगा। फिर मैंने कहा कि 5 तारीख का बिल था जिसकी ड्यू डेट 10 थी, उसने हाफ पेमेंट करी, हाफ पेमेंट बोली मेरे से कब, 5 दिन बाद, तो मेरे को क्या 15 को 2 पार्टी से रिसीव करनी है, ठीक है। एक तो देखो टैली कहां से दिखा देगा आपको, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रिसीवर। तो एक तो देखो यहाँ बोलेगा कि 15 को एक रिसीव आनी है इससे, फिर 10 की रिसीविंग थी बट हाफ पेमेंट मिली थी और 5 दिन बाद मेरे को मिलने थे, देखो ओवरड्यू में 5 बता देगा, और आपने एक नोटबुक में मैंने बोला था लिख लेना आप उसे, क्योंकि ये चीज आपको बस यहाँ पे बोलेगा ओवरड्यू है। तो मैंने कहा इससे पूरी पेमेंट क्लियर होनी है और इससे हाफ पेमेंट, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बोला है सबसे हाफ पेमेंट मिलेगी ड्यू डेट पे, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी भी हाफ पेमेंट, तो मेरे को पता चल गया कितनी पेमेंट आपको रिसीव होनी है। हाँ जी, दो पेमेंट होनी है, एक राम एंड सन से, एक दिनेश एंड सन से। तो हम चलते कहाँ पे, जल्दी से बाहर आ जाते हैं, मुझे वरना वहीं से हम जा सकते थे वाउचर एंट्री पे, तो हम अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो F6 करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा जी किसने दी थी मेरे को, राम एंड सन ने अपनी रिमेनिंग कर दीजिए पूरी क्लियर, 221,250, देन अगेंस्ट बिल और यहाँ पे बैंक के थ्रू और कंट्रोल लेकर के सेव करेगा। मैंने कहा जी अब कौन था जी, सेकंड बिल आपका दिल्ली में। इस पार्टी ने क्या करा जी, मेरे को अभी 5 दिन बाद ड्यू डेट थी, पूरी पेमेंट आनी थी, बट इसने बोला जी हाफ ले लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यही बोला आपको कि हाफ हाफ ही मिलेगी अभी सबसे, जो पहली फर्स्ट टाइम आपकी ड्यू डेट आएगी। तो मैंने कहा यहाँ पे भी हाफ वही 221,250, ठीक है। देन अगेंस्ट बिल 10,000 का बिल था, उसमें से लेस हो गए ऑटोमेटिक, और यहाँ पे मैंने कहा किससे, कैश नहीं, SBI बैंक। देन इसको एंटर करके आपका सेव, ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज आपको मेंटेन करनी होगी, जो चीज मैं अभी आपको करके दिखाई है कि बिल साथ में उसकी पेमेंट, या अगर आगे जाके कोई बीच में अकाउंटिंग और होती है आप वो चीज देखोगे। फिर मैंने कहा अगला बिल कब है, 20 को,
F2 करके 20/4, देन एंटर करके आपका F8 और यहाँ के जो अगला बिल मैंने कहा जी Alt C करके जाहिद इलेक्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ आके मैंने कहा जी यहाँ पे किसमें संधि डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, इसको मैंने कहा जी कहाँ का, उत्तर प्रदेश का जी। देन अनरजिस्टर्ड, देन इसको अंडर कर कंट्रोल इज सेफ और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे आके कंप्यूटर I3 मेन लोकेशन 5 पेसेस और कंप्यूटर I5 मेन लोकेशन 5 पेसेस, आउटपुट IGST, देन एंटर करके गूगल नहीं बना रहे हम यहाँ से, इसमें एक चीज रह गई ध्यान नहीं दिया आपने 5 दिन, इसको सेव करने का मेरे को पता था 20 तारीख को किसकी पेमेंट आनी है, जो लास्ट कौन था, मोहित की और दिनेश दोनों की, क्योंकि याद है 10 तारीख का बिल था, उसने आप 15 को दी पेमेंट और बाकी रिमेनिंग 20 को देगा, 15 का जो बिल बना था 20 आपको हाफ मिलेगी। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है, यही चीज होती है अकाउंटिंग, जिसमें बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल, ठीक है। यस सर। फिर हम आएंगे जी कहाँ पे, F6 में। अगर आपको वैसे तो Alt G करके जैसे इसमें दिखाना तो चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, लेजर स्टेटमेंट में आप आना नहीं दिखा रहा, कोई नहीं, अगर कोई और तरीका देख लेते हैं। अकाउंट फाइनल पोजीशन दे रहा नहीं, मतलब वाली रिपोर्ट यहाँ से हम नहीं कर सकते, Alt G से तो हमें बाहर ही आना पड़ेगा। ये रहा, तो आपको स्टेटमेंट में देखना, आपके देखना बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, ठीक है। जो कॉमन रिपोर्ट्स में आपकी जो अगर यहाँ नहीं करेगा तो जैसे देख रहे हो शो मोड्स में, यहाँ मैं शो लेस कर दे रहा हूँ, तो शो मोड करोगे तो आपको शो करेगा बिल्स रिसीवेबल, चेक कर लिया, ठीक है। तो आपको शो करेगा, देखो 15 से 5 इसकी रिसीव होनी है हाफ पेमेंट की, हाफ इसकी रिसीव होनी है, और 25 का जो बिल बना हमने, ठीक है। तो हम चलते जी रिसिप्ट पे, किससे जी, दिनेश से सबसे पहले, तो जो उसकी रिमेनिंग पेमेंट रहती थी 221,250, देन अगेंस्ट पेमेंट बैंक से कंट्रोल करके सेव। फिर मैंने कहा जी किससे, बाकी आपके मोहित, उससे हाफ मिल जाएगी, क्योंकि 5 दिन बाद जो डीगा उसके बाद फिर 5 दिन बाद देगा, तो 221,250 अगेंस्ट बिल SBI बैंक। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब आ जाओ लास्ट बिल। लास्ट बिल मैंने कहा 22 को है जी, तो 22 को तो 8 करा, 22 आई और 4 को यहाँ पे एंटर करा जी, और मैंने कहा जी F8 यहाँ पे Alt C करके मैंने कहा जी किसको हम सेल कर दे रहे हैं यहाँ पे, नंदन आनंदन एंड सन्स कर दे रहे हैं। आप अपना कोडिंग बना लेना। कैंडिडेटर्स कहाँ जी इसको कर देते हैं, कहाँ की पार्टी है आपकी, राजस्थान, ठीक है। एंटर करके यहाँ पे अनरजिस्टर्ड और कंट्रोल यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे कंप्यूटर ठीक है। तो सारे हमारे सिस्टम्स दिख चुके हैं। अब क्या है जी, हमारी सारी जो इंक्रीज हो चुकी है। अब जैसे मान लो आपका स्टॉक खत्म हो गया, आप क्या करोगे जी? अच्छा, तो इसके देखो 27 है,
ठीक है। तो अब मान लो जितनी पेमेंट आनी है, जैसा मान लो 25 है, अब सॉरी 22, आप 25 को आने से 27 को मान लो 25 की डेट में आओगे तो हाफ रिसीव कर लोगे और बाकी वाले की पूरी क्लियर। फिर ऐसे ही 27 को आओगे तो इससे हाफ मिलेगी और इसकी हाफ अगली कब मिलेगी, नेक्स्ट महीने। ठीक है, 5 दिन बाद तो मान लो 2 मई को मिल रही है। तो इस तरीके से आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पूरे मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि क्या होगा, सेल परचेज प्लस आपकी जीएसटी की रिटर्न्स की एंट्रीज आप वो सारी सब मेंटेन कर ही रहो, साथ के साथ बिल्स रिसीवेबल पेबल देखोगे और बैंक रिकंसिलिएशन आपने देख लिया है, बस आपको क्या करना होगा, क्वार्टरली मंथली आपको रिकंसिलिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा डाटा रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये चीज तो हो गई, आगे की प्रोसेस समझ में आ गई ना, वो स्टेप तो मेरे को करने नहीं पड़ेंगे, ये बताओ। नहीं सर, कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात आएगी इसके अंदर, इसको स्किप करके जीएसटी के एडजस्टमेंट की, आपको अब जीएसटी के एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो ऑल्ट F1 करोगे तो देखो टैक्स कितना बन गया, 226 170। देन एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाएगा कि आपके पास IGST का आउटपुट है, उन दोनों का CGST का इनपुट है और इसमें क्या है, आउटपुट CGST का। तो इसकी एडजस्टमेंट आप लोग करोगे और ये कल वाली क्लास में आप लोग मेरे को बताओगे। आज आपको ये मतलब ये क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना है। आप लोग क्या करना, मतलब ड्यू डेट मत डालना, सीधा के सीधा बिल बना के आगे जाके रिसीव कर लेना एक डेट को इसी मंथ में। ठीक है, क्योंकि आपकी उस पे चलेगा जो आपका लाइसेंस वर्जन होगा। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका टैक्स लिख लो कितना आएगा। इस टैक्स को आपको एडजस्ट करके कल मेरे को बताना है। ठीक है, बाकी पेमेंट्स जो करनी है वो बाकी पेमेंट्स करने के बाद भी करेंगे ना। क्या बाकी पेमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब कि 25 तारीख की भी तो एक पेमेंट आएगी ना, रिसीव कर लेनी है आपको। बस अभी मैं टैक्स का अमाउंट बता रहा हूँ, बैलेंस शीट नहीं दिखा रहा। बैलेंस शीट तो अभी जब मैं 25 और 27 वाली पेमेंट रिसीव कर लूंगा उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी, बट ये टैक्स दिखा रहा हूँ, टैक्स आपका भी यही आएगा 226 170। स्टेट एडजस्टमेंट करना है सर। हाँ, इसकी स्टेट एडजस्टमेंट करनी है और कितना टैक्स किसमें पे करा रहा हो ये सारी चीज आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी हमने एडजस्टमेंट कर ली है जितना कि आपको अब आ चुका है। तो इस सारी एडजस्टमेंट का आंसर आप बताओगे और कल वाली क्लास में सबसे पहले हम इसको कवर मतलब कंप्लीट करेंगे। मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स आएगा आप उसको कैलकुलेट करके रखना और कल मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है और आपको कैसे एडजस्टमेंट पास करी है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट पहले 5 से 10 मिनट इस पे लगाएंगे हम। ठीक है, ओके सर। तो हो जाएगा ये आप लोगों का, आपको छोड़ देना ये। आउटपुट दिखाना सर इसके सारे, जी आउटपुट इनपुट दिखा दो सर एक बारी, आउटपुट लिख लो सर। कर लो जी, बैलेंस शीट में गए ऑल्ट F1, ये आउटपुट इनपुट। लिखिए, एक मिनट सर। एक चीज और दिखा देता हूँ लास्ट इसमें, जीएसटी की रिपोर्ट्स आपकी, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं आज जो हमारी सेल हुई है B2C आपकी सेल हुई है, बट आपकी क्या है 2.5 लाख का बिल है, तो उसके रिगार्डिंग आपके देखो रिपोर्ट में कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। हम चलते जी कहाँ पे, DO और यहाँ GST 1, तो आप देखोगे यहाँ पे F5 कर देना इसे। तो क्या आप B2 भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्या है आपने एक रजिस्टर्ड पार्टी को सेल नहीं करी, आपने क्या करा एक रजिस्टर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड को सेल करी। तो कहाँ दिखाएगा B2C स्मॉल एंड लार्ज। अब स्मॉल और लार्ज का जो विद इन स्टेट हुई है वो आपकी स्मॉल कहलाती है, जैसे हमने दिल्ली में सेल करी थी तो आपकी ये। अगर जो 2.5 लाख से बिल अबव है और अदर स्टेट में होना चाहिए तो वो क्या करेगा आपका B2C लार्ज में दिखाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे जाके आपको जब रिटर्न फाइल करोगे तो ये चीज देखनी और वहां पे क्रॉस वेरीफाई करना होता है टैली से और पोर्टल पे। ठीक है जी, ओके सर। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। इसको कंप्लीट करके रखना और जल्दी से इसका आंसर बताओगे अभी क्लास में, उसके बाद ही फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। लाइन करता है इतना।